हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये हम डेली लेकर आ रहे हैं स्पेशल क्लास के नाम से। तो आप लोग इन चैनल से जुड़े और सारे प्रश्नों को देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से हमें गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ कहाँ है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान ज़िला में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान ज़िला में स्थित है मेहरगढ़, और यहाँ से हमें गेहूं का साक्ष्य मिला है। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल का साक्ष्य हमें जो मिला है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के कोल्डिहावा से मिला है। चावल का साक्ष्य फ्रेंड्स कोल्डिहावा से मिला है, और गेहूं का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला है। और एक और प्रश्न याद रखिएगा, नवीनतम खोजों के आधार पर हमें कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में लहुरादेव स्थान पर। कहाँ मिला है? नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लहुरादेव के पास मिला है। लहुरादेव से क्या मिला है हमें? तो यहाँ पर हमें जो मिला है चावल के साक्ष्य मिले हैं। लहुरादेव से हमें चावल का साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। देखिए, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने औजारों का प्रचलन मिलता है या उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि प्रश्न हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। लाल रंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसके ऊपरी जो हिस्सा होता था फ्रेंड्स, ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी, और निचली हिस्से जो होता था उस पर काले रंग से की पुताई की जाती थी। ठीक है, और निचली हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारियाँ भी की जाती थी। याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा में बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और वो बनाए जाते थे पैर से चलाने वाले चाक से बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अनेक प्रकार के डिजाइन वाले बर्तनें बनाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन बनाने में किनका वो लोग उपयोग करते थे? मिट्टी और रेत का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाने में मिट्टी और रेत का उपयोग करते थे। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सामान्यतः जो ये बर्तनें होती थी लाल भूरे रंग की होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे प्रश्न देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देखें और जवाब दें। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि 17वीं बीपीएससी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम प्रतिदिन इस पर लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आप लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता इसमें से आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि लेखन कला के आधार पर, यानी कि लेखन के आधार पर जो इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल, और एक है फ्रेंड्स
ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप लोग जानते हैं कि किसी प्रकार का लिखा हुआ लेख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस काल में पाषाण कालीन पाषाण काल आता है, ठीक है, याद रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लेख तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उस लेख को आज तक पढ़ा नहीं गया है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक काल में हमें लेख जो प्राप्त हुए हैं उन्हें पढ़े भी हम लोग, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में वह काल है जिसमें लिखा हुआ लेख को हम लोग ने पढ़ा है। तो ये समझने के लिए है, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कांसा का भी उपयोग किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, पकी ईंट से बनी इमारतें। आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। आप लोग जानते हैं पक्की ईंटों से बनी इमारतों में जो है मोहनजोदड़ो में जो बहुत सारी इमारत जो हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो में, जैसे कि हमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, ये सारे बने हुए होते थे पक्की ईंटों से और इनकी सतह पक्की ईंटों की भी होती थी। इस पक्की ईंटों को जो है जिप्सम, याद रखिएगा, पक्की ईंटों को किससे जोड़ा गया था, जिप्सम तथा मोर्टार से जोड़ा गया था उस समय, ठीक है। उस समय सीमेंट नहीं होता था तो उसे जिप्सम और मोर्टार से इन पक्की ईंटों को जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें, ये तो बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक दिवसीय एग्जामों में प्रश्न यहाँ से ये वाला आता है कि हड़प्पा का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है, तो ये याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लोथल होगा। लोथल आप लोग जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में स्थित है, अहमदाबाद ज़िला में स्थित है और ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात में है और अहमदाबाद ज़िला में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें हाथी दांत का प्रमाण मिला है, फारस की मोहरें मिली है, ठीक है। और यहाँ एक विशेषता है कि यहाँ की सड़कें जो है यहाँ की जो घरें होती थी मुख्य सड़क की ओर, घर के दरवाजे होते थे जो मुख्य सड़क की ओर खुले होते थे और खिड़कियाँ। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से जो है लोथल जो है गुजरात में है और किस नदी के किनारे फ्रेंड्स स्थित है। तो आप लोग जानते हैं ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह आप लोग जानते हैं कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है फ्रेंड्स हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होगा कि बनवाली से जो है हमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनवाली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद ज़िला में स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद ज़िला में स्थित है और यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं।
आपको पता होगा कि कालीबंगा से जो है जोते हुए खेतों का निशान मिला है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला में स्थित है ये कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला धौलावीरा के बारे में आपको याद रखना है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आपको पता होगा कि जो है गोदीबारा से जो है लोथल जो है गोदीबारा से नहीं, सॉरी, लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिला है। लोथल से क्या मिला है फ्रेंड्स, गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो तो आपको पता होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिला में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो V.A. स्मिथ जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित के.एन. दीक्षित थे, R.D. बनर्जी थे, M.S. वत्स थे। 1922 में आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया जाता है हड़प्पा सभ्यता का, और मोहनजोदड़ो का 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि इनके अलावा भी कुछ लोग इससे संबंधित थे, जैसे कि अर्नेस्ट मैके, आर्टेल स्टीन, एस घोष, जेपी जोशी, ये लोग भी संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका राइट आंसर होगा कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। जो बोगस कोई में अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगस कोई के बारे में आप लोग जानते हैं कि बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं यहाँ से, और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों के जैसे थे। याद रखिएगा, ऐसे राजाओं का भी नाम आया है जिनका नाम किनके जैसे थे, तो आर्यों के जैसे थे। ठीक है, और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। कौन कौन से देवता का आह्वान करते थे, तो इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य जैसे देवताओं का क्या करते थे, आवाहन करते थे। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे, और इसी से हमें पता चलता है कि जो वैदिक आर्य थे वो कहाँ से होकर भारत आए थे, तो ईरान से होकर ही भारत आए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आप लोग जानते हैं कि जो 10 राजाओं का युद्ध है, जिसे 10 राग का भी युद्ध कहा जाता है,
ये जो है परुशनी नदी के तट पर, अर्थात वर्तमान में इसे रावी कहा जाता है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने, किसने, भरतों के राजा कौन थे, भरतों के राजा सुदास, याद रखिएगा कौन, भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। सुदास ने किसको हराया था, तो 10 राजाओं के समूह को हराया था। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन थे और तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। और इस संघ के जो पुरोहित थे उसका नाम पूछा जाता है। इस संघ के मतलब कि 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो कौन थे, तो विश्वामित्र थे, ये याद रखिएगा। 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो कौन थे, विश्वामित्र थे, विश्वामित्र थे, याद रखिएगा। कौन सा फ्रेंड्स थे, विश्वामित्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है तथा 9वां मंडल के जो है 144 मंत्र जो हैं, 114 मंत्र, 9वां मंडल के 114 जो मंत्र हैं वो जो किसको समर्पित हैं, तो वो सोम को समर्पित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 9वां मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, सोम के बारे में याद रखिएगा कि सोम जो थे आर्यों का, सोम जो था वो आर्यों का एक मुख्य पेय पदार्थ था सोम। ठीक है, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। किस पर्वत से प्राप्त किया जाता था सोम को, तो मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें 4 वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर इन प्रश्नों को देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं हम प्रतिदिन ला रहे हैं और 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले भी बीपीएससी के एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत करना इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी टॉपर से उनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो ज़रूर बताते हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें, बाकी आप किसी दूसरी बुक को देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आप लोग कीजिए अच्छे से। देखिए प्रश्न पूछा गया है, देखिए सेम उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है 40वीं बीपीएससी में प्री में पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है सोम और इस पेय पर नामकृत देवताओं को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते भी हैं कि ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इसके रचनाकार पूछा जा सकता है। तो इसके रचनाकार आपको याद रहना चाहिए कि इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। कौन थे फ्रेंड्स, विश्वामित्र थे इसके रचनाकार। ठीक है, इसका मंडल भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है इसका वर्णन। तो इसका वर्णन जो है 3य मंडल में किया गया है। ठीक है, 3रा मंडल में इसका वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र का मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद में रचनाकार विश्वामित्र हैं और इसका वर्णन 3य मंडल में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको पता है कि वैशेषिक जो दर्शन है इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण आप लोग जानते हैं किससे हुआ है, अणु से हुआ है। इस दर्शन के अनुसार बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। और महर्षि कणाद, इनके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। महर्षि जो कणाद हैं, महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। इस दर्शन के क्या थे, महर्षि कणाद संस्थापक थे, याद रखिएगा, संस्थापक
संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, और कुंडग्राम को कुंडलपुर भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि वैशाली के निकट है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये वैशाली के निकट है। उसके बाद याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं आपको 599 भी देगा, तो मतलब कि डाउट में नहीं रहना है। 540 याद रखिएगा अभी, लेकिन 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम पूछा जाता है। माता का नाम त्रिशला था, और पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स, सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखना है कि इनके बड़े भाई का भी नाम पूछा जाता है। तो इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। नंदी वर्धन इनके बड़े भाई का नाम था। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये याद रखना है कि इन्हें भगवान महावीर के भी नाम से जाना जाता है। और ठीक है, और इनका जो है मृत्यु जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। चलिए हम लोग और इनके बारे में जानते हैं। और इनके बारे में बस यही याद रखिएगा कि ये 72 वर्ष की आयु में राजगृह, ठीक है फ्रेंड्स, राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। आप लोग जानते हैं कि इनका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था, और जन्म कुंडग्राम में हुआ था। मृत्यु 468 में हुआ था ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 72 वर्ष की आयु में अपना क्या किए थे, शरीर त्याग दिए थे, ये याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम तो आप लोग जानते हैं सिद्धार्थ है, माता का नाम त्रिशला है, और बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था। तो जमाली था। चलिए जमाली के बारे में बताते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। किनकी, भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, याद रखना है। और इनसे इनकी जो पुत्री हुई थी उनका नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था फ्रेंड्स, प्रियदर्शनी। ठीक है, दर्शनी नाम था, प्रियदर्शनी नाम था। और इस प्रियदर्शनी का विवाह जो हुआ था जामली से हुआ था। ठीक है, और बाद में ये महावीर का अनुयायी बन गए थे, और इनका प्रथम शिष्य भी बन गए थे। जामाली ने बाद में महावीर का विरोध भी किया, आपको पता होगा, और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत किया था जामली ही। कौन, बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय का स्थापना किसने किया था। तो बहुरतवाद तो किसने किया था, तो जामाली ने ही किया था। याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि 14 पूर्व जो है ये सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। आप लोग जानते हैं कि अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा जो 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ये दोनों। ठीक है, अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन ये लोग किए थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन किए थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन किए थे, और प्रथम जैन सभा में किया गया था। ये सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में ही किया गया था, ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।